हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सो सीटेट की तैयारी अब तो अच्छे से चल रही होगी, रूटीन भी पूरा अच्छे से बन गया होगा। तो आज ये जो हमारा चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 2 है ज्योग्राफी का। हम क्लास 7 की ज्योग्राफी कर रहे हैं, उसका ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे। अब मैं एक चीज आपको बता देती हूँ कि बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें सिर्फ 2 मेन टॉपिक्स हैं। पहला कि जो इनसाइड आवर अर्थ क्या है, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, कौन कौन से उसके पार्ट्स हैं। दूसरा रॉक, ठीक है, जो हमारा जो वो होती है, वॉल्केनो होती है, उससे जो निकलता है लावा, वो जो रॉक्स बनती हैं वो। इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 2 टॉपिक हैं, लेकिन वो दो टॉपिक ऐसे हैं कि अगर आपने उनको अच्छी तरीके से नहीं समझा तो वो पढ़ के आपको नहीं समझ में आएंगे। एक चीज ये, दूसरी चीज ये कि जो आप वीडियो देख रहे हैं साथ के साथ अपनी नोटबुक में अपने नोट्स बनाते रहिए। इससे क्या होगा, लास्ट टाइम पे आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप 15 मिनट की 20 मिनट की वीडियो देखें, लेकिन अगर आपके पास 5 मिनट हुई है तो फटाफट से आप अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को इसी तरीके से समझेंगे। मैं पूरा आपको ऐसे समझाऊंगी कि एक बार आपने अच्छे से समझ लिया ना तो फिर आप उसे कभी नहीं भूलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनसाइड आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या है। ठीक है, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। गतिशील मतलब एक डायनामिक प्लैनेट है। इसके अंदर और बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है, मतलब चेंजेस होते रहते हैं, अंदर भी चेंजेस होते रहते हैं, बाहर भी चेंजेस होते रहते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि जो इसका आंतरिक भाग है, मतलब पृथ्वी के अंदर ऐसा क्या क्या है और ये किन चीजों से बनी है, किन किन पदार्थों से बनी हुई है, यही सारा कुछ आप इस चैप्टर में जानेंगे। अब सबसे पहले हम ये 2 डायग्राम्स यहाँ पर दिए हुए हैं, इन डायग्राम्स को समझ लेते हैं तो आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। एक पोर्शन, एक टॉपिक चैप्टर का। ये हमारी अर्थ है, ठीक है। इस अर्थ का सबसे टॉप मोस्ट लेयर, इसको परपटी कहते हैं। परपटी मतलब क्रस्ट, मैं लिख देती हूँ। परपटी मतलब क्रस्ट, इसको क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, ये जो बहुत पतली लेयर होती है, थिनेस्ट लेयर इसको हम कहते हैं। और ये वाला हम बाद में करेंगे। अभी जो दूसरा है, इसके जो नीचे होती है ये वाली लेयर, इसको हम बोलते हैं स्थल मंडल। स्थल मंडल मतलब लिथोस्फेयर। एक सेकेंड मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, तो आपको चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हैं चाहे आप हिंदी मीडियम के हैं, आपको टर्म समझ में आनी चाहिए सिर्फ। ठीक है, लिथोस्फेयर हो गया। अब यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये है इनर कोर। ये हो गया यहाँ पर इनर कोर, ठीक है। और ये हो गया आपका आउटर कोर। ये हो गया आपका आउटर कोर, ठीक है। ये आपका इनर कोर हो गया, ये आपका आउटर कोर हो गया, ये आपका हो गया मेंटल। ठीक है, और ये जो हो गया ये कॉर्ड हो गई, इसकी सीमा, जिसको हम क्या बोलेंगे, कोर मेंटल बाउंड्री। मैं यहां पर ही लिख देती हूं, मेंटल बाउंड्री। ठीक है, अब आपको ये चीज समझ में आ गई। जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको हम क्रस्ट बोलते हैं, उसके नीचे हमारा लिथोस्फेयर होता है, फिर हमारा मेंटल आता है, फिर कोर मेंटल बाउंड्री होती है, उसके बाद आपका आउटर कोर आता है, और फिर लास्ट में आपका इनर कोर आता है। ठीक है, ये इसका एक स्ट्रक्चर हो गया। आपको इतना समझ में आ गया। आपको ये लर्न ही करना पड़ेगा। जो टॉप मोस्ट लेयर अर्थ की कौन सी होती है, क्रस्ट होती है। सबसे अंदर क्या होता है, इनर कोर होता है, मेंटल होता है। ये 3 ही फेज होते हैं इसकी, क्रस्ट, मेंटल और कोर। ठीक है, चलिए अब एक बार इसका पढ़ लेते हैं, इसमें ये क्या बताया गया है। चलिए, इसमें बताया गया है कि जो पृथ्वी है ये आपके प्याज की तरह होती है। जैसे प्याज में बहुत सारी लेयर्स होती है ना, इसी तरीके से इसमें भी कंसेंट्रिक लेयर्स होती हैं। सकेंद्री परतों से ये बना होता है। पृथ्वी की सतह की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसको परपटी कहते हैं, मतलब क्रस्ट कहते हैं। यह सबसे पतली होती है। यह महाद्वीपीय संहिता में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहिता मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनियम जैसे खनिजों से बनी है। अब हम बात करते हैं इस वाले डायग्राम की। ठीक है, यहाँ ये हो गई महाद्वीपीय पर्पटी। महाद्वीपीय पर्पटी मतलब आपका हो गया ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, आपका ये है कॉन्टिनेंटल। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ठीक है। ये हो गया आपका
ओशनिक क्रस्ट। ठीक है, ये यहाँ पर दो हैं, मतलब यहाँ पर ये आपके पर्वत जो पहाड़ हैं ये, और ये आपका हो गया समुद्र। अब अगर हम इसकी बात करें, ये जो परपटी की बात हो रही है महाद्वीपीय संहिता में, इसकी जो किलोमीटर की ऊंचाई होती है ये 35 किलोमीटर है ये। और ये जो चीज होगी यहाँ पर, ये ओनली 5 किलोमीटर है, यहाँ पर ये बताया गया है। ठीक है, इसकी ऊंचाई। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो मुख्य रूप से किस चीज से मिलकर बनी है, ये है सिलिका और एल्युमिनियम, जिस खनिजों से बनी है इसको सीएल कहते हैं। सीएल मतलब सी हो गया सिलिका और एल हो गया आपका एल्युमिनियम, इसलिए आपको इसे सीएल कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसकी जो यहाँ तक किलोमीटर है वो 35 है, और यहाँ से अगर हम इसकी ओशन से देखते हैं तो वो 5 किलोमीटर आ जाती है। ठीक है, और ये दो चीजों से मिलकर बनी होती है, एल्युमिनियम और सिलिका, मतलब सीएल हो गया। अब महासागर की पट्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी होती है, मतलब ये तो हो गई, ये जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट महाद्वीपीय परपटी जो होती है वो तो बनती है ये सीएल से। और अगर हम ओशनिक क्रस्ट की बात करते हैं तो ये किससे बनी हुई है, ये हो गया सीमे, मतलब सीमे मतलब सी फॉर सिलिका और मै फॉर मैग्नीशियम, ये बनी होती है सी में से, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है, अब इसके परपटी के नीचे ठीक मेंटल होता है जो कि 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है, मतलब ये कितनी गहराई तक फैला हुआ है, ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ होता है। और जो इसकी जो आंतरिक परत होती है, जो सबसे लास्ट में होता है, वो आपका कोर होता है, क्रोन। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कोर, जो इनर कोर होता है वो सबसे लास्ट में होता है। अब मैं एक बार इसको फिर से आपको रिवाइज करवा देती हूँ। ये आपका सबसे पहले हो गया परपटी, उसके बाद आता है आपका मेंटल, उसके बाद आती है आपकी इनर कोर। ठीक है, इसके परपटी के नीचे जो होता है, क्रस्ट के जो नीचे होता है वो लिथोस्फेयर होता है, स्थलमंडल होता है। इसकी एक बाउंड्री होती है, एक आउटर कोर होती है, एक इनर कोर होती है। ठीक है, उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखते हैं इस वाले डायग्राम में, तो जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो टू पदार्थों से मिलकर बना होता है, दो खनिज से मिलकर बना होता है। वो कौन कौन से होते हैं, सिलिका और एल्यूमिनियम, जिसको हम सीएल कहते हैं। ठीक है, और जो ओशनिक क्रस्ट होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, सिलिका और मैग्नीशियम। ये तो हो गया सिलिका और एल्यूमिनियम, ये हो गया सिलिका और मैग्नीशियम, इससे मिलकर बना हुआ होता है। इसकी जो ऊंचाई होती है वो 35 किलोमीटर होती है, और जो ओशन से होती है वो सिर्फ 5 किलोमीटर होती है। ठीक है, इसके नीचे एक 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ मेंटल होता है, और उसके अंदर आपका कोर होता है। इतना समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। अब पहले ये देख लेते हैं ये वाला पोर्शन। क्या आप जानते हैं जो विश्व की सबसे गहरी खान है, खान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माइन। जो सबसे गहरी खान होती है वो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है, और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर की गहराई तक खोद चुके हैं। अब इसमें आता है कि पृथ्वी के अंदर केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो कि बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा अगर आप पृथ्वी की कोर तक जाना चाहते हो। लेकिन वहां पर उसने लिखा भी हुआ है कि यहाँ ये असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ये जो है रेडियस, त्रिज्या, रेडियस कितना है इसका, 3500 किलोमीटर है। नहीं, इसका जो ये वाला रेडियस है यहाँ पर है, गिरा पृथ्वी की त्रिज्या है ये जो रेडियस है इसका, ये 6371 किलोमीटर है यहाँ पर। ठीक है, अब लगभग जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, यह मुख्यतः निकल और लोहे की बनी होती है। ये किसकी बात हो रही है, ये यहाँ पर इसकी बात हो रही है, मेंटल की बात हो रही है। जो मेंटल 2900 किलोमीटर तक गहराई तक फैला हुआ है, ये तो ये हो गया। और जो इसकी आंतरिक परत कॉर्ड है वो कितने तक फैली हुई है, वो 3500 किलोमीटर तक है। और ये किस चीज की बनी हुई है, ये निकल और लोहे की बनी हुई है, जिसको निफे बोला जाता है। नी से निकल और फे से फेरस कहते हैं। और जो इसका ये जो सेंट्रल कोर होती है, मतलब जो कोर है, ये बहुत ज्यादा, इसमें तापमान काफी उच्च होता है। इसका जो तापमान होता है वो बहुत ऊंचा होता है। अब इसमें हम फिर से देख लेते हैं। परपटी के नीचे मेंटल होता है जो कि 2900 किलोमीटर तक फैला हुआ होता है। इसके नीचे होती है परत जो होती है वो क्रॉड होती है, जिसको हम कोर भी बोलते हैं। वो कितने किलोमीटर तक होती है, वो 3500 किलोमीटर तक होती है। और वो किन दो पदार्थों से मिलकर बनी है, निकल से बनी है और लोहे से बनी है। इसको हम क्या बोलते हैं, निफे। निफे मीन्स निकल और फे मीन्स फेरस कहते हैं। और यहाँ पर जो दबाव होता है वो बहुत ऊंचा होता है, मतलब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है इस टाइम पर। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ हो गया, क्या आप जानते हैं पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है।
मतलब इसका जो ये क्रस्ट है वो सिर्फ इसका अर्थ का 1% ही वॉल्यूम है। मतलब द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द अर्थ, सिर्फ 1% दे दिया। और जो 84% है वो मेंटल है, और जो 15% है वो इसका कोर है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी जो ये अर्थ है, अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी है, 6371 किलोमीटर है। ठीक है, ये टॉपिक आपको समझ में आ गया अच्छी से। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ये आपका शैल है और खनिज है, मतलब रॉक्स है। अब इस रॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं। पहले ये रॉक्स जो होते हैं ये पृथ्वी की परपटी के अनेक प्रकार के शैलों से बनी है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। मतलब कोई भी जो नेचुरल है वो पिंड कहलाता है, और ये विभिन्न रंग, आकार, गठन के हो सकते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि 3 टाइप्स के होते हैं। 3 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं, इग्निश होता है, अग्नेय, शैल होता है अवसादी सेडिमेंट्री शेल, और कायांतरित होता है मेटामॉर्फिक शेल। अब मैं इन तीनों के बारे में आपको बता देती हूँ कि तीनों किस तरीके से होते हैं। ठीक है, जो अग्नेय शेल होता है, इग्निश होता है, ये क्या होता है, ये जो जैसे कि आपका वोल्केनो है, उससे आपका लावा निकला। ठीक है, जो लावा डायरेक्टली ठंडा हो जाता है, ठीक है, और वो पत्थर में बदल जाता है, उसको हम अग्नेय कहते हैं। इसको हम प्राइमरी रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया एक। दूसरा शेल होता है अवसादी। अवसादी क्या होता है कि ये जो अवसादी शेल होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े रॉक्स बन जाते हैं। ये रॉक्स बनने के बाद में जब ऊपर से लुढ़कते हुए नीचे आ जाते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, टूट जाते हैं और छोटे छोटे पार्टों में टूट जाते हैं, उनको हम सेडिमेंट्री कहते हैं, अवसादी सेल के जिसको हम कहते हैं। और जो मेटामॉर्फिक सेल होता है, ये क्या होता है, जब ये दोनों सेल मिलकर एक लिक्विड फॉर्म में बन जाते हैं तो उसको मेटामॉर्फिक शेल कहते हैं। तीनों समझ में आ गए। अब इसको आगे देख लेते हैं। जैसे कि द्रवित मैग्ना ठंडा होकर ठोस हो जाता है, जिसकी बात करी जा रही है अग्नेय शेल की यहाँ पर। तो इस तरीके से बनी शेल को अग्नेय शेल कहते हैं। इसे प्राथमिक शेल भी कहते हैं। जैसे मैंने बोला प्राइमरी रॉक, इसको प्राइमरी रॉक भी कहते हैं क्योंकि डायरेक्ट लावा निकलता है और ठंडा हो जाता है और बड़े बड़े पत्थरों में कन्वर्ट हो जाता है, शेल में बन जाता है। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, अंतः भेद्री शेल और बहिर्भेद्री शेल। ये क्या होता है, मतलब इंट्रूसिव शेल और एक्सट्रूसिव शेल रॉक्स, इसकी बात करते हैं। पहले ये आपको 3 समझ में आ गए। मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि जो लावा है, लावा जैसे ही निकला, लावा निकलने के बाद जो सबसे पहले रॉक्स में कन्वर्ट हो गया उसको अग्नेय बोलते हैं, इग्निश शेल बोलते हैं जिसको हम। ये रॉक्स, ये बड़े बड़े रॉक्स हो गए। जब ये आगे की तरफ लुढ़कते हुए आएंगे, एक दूसरे से टकराएंगे और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, उसको हम अवसादी कहते हैं, सेडिमेंट्री शेल कहते हैं। और अगर इन दोनों का मिला के लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है तो उसको मेटामॉर्फिक शेल कहा जाता है। ये तीनों क्लियर हो गए। अब ये जो इग्निश शेल होता है ये 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स का क्या होता है, ये इंट्रूसिव रॉक होते हैं और एक्सट्रूसिव रॉक्स होते हैं। अब इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव क्या होते हैं, अब मैं आपको ये समझा देती हूँ कि जो लावा होता है, ठीक है, ये अर्थ की सरफेस पे आया और ये तुरंत ही ठंडा हो गया और सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, उसको हम इंट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं। समझ में आया आपको। बाहिर्भेदी अग्नेय शेल, बाहिर्भेदी अग्नेय शेल क्या होता है, जैसे ही लावा पृथ्वी की सतह पर आता है और तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, तो इस तरीके के जो शेल होते हैं उनको हम बाहिर्भेदी अग्नेय शेल बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, और जो दूसरा वाला होता है, दूसरा वाला जो रॉक होता है एक्सट्रूसिव रॉक्स, ये क्या होते हैं, जब वो लावा पृथ्वी के अंदर चला जाता है, अंदर डीप में चला जाता है, वहां पर जाकर वो ठंडा होता है धीरे धीरे, जब वो उसके रॉक्स बनते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक्स, जिसको हम बोलते हैं अंतः भेद्री आग्नेय शेल। जैसे कि यहाँ पर भी लिखा होता है, जो द्रवित मैग्ना होता है भू परपटी के अंदर गहराई में ठंडा हो जाता है, इससे बने ठोस शेल को अंतःभेदी अग्नेय शेल कहते हैं। अगर आप इसको इसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आने का, बेशक ये हिंदी लिखी हुई है और इंग्लिश मीडियम वाले तो बिल्कुल भी नहीं इसको समझ सकते, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा रही हूँ, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये 2 बड़े रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शेल का एक उदाहरण है, जो आपने सुना होगा ना, ग्रेनाइट का पत्थर है, तो वो क्या है, वो यही है।
अब मसालों और दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघटन पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने हुए होते हैं। अब शेल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकराकर छोटे टुकड़ों में जो टूट जाते हैं, इन कणों को अवसाद कहते हैं। अवसाद मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था, जो 3 टाइप्स बताए थे उसमें जो सेकंड टाइप था वो अवसाद सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं। वो कैसे बनते हैं? शेल जब लुढ़क कर आते हैं, चटक जाते हैं, एक दूसरे टकरा जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको हम सेडिमेंट्री सेल कहते हैं, अवसाद कहते हैं। अब ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिए जाते हैं और ये अदृढ़ अवसाद दबकर तथा कठोर होकर शेल की परत बनाते हैं और इस प्रकार की शेल को अवसादी शेल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन शेलों में पौधे, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी इन शेलों पर रहे हैं कि जीवाश्म भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर इस तरीके के ये लोग भी मिल जाते हैं, कोई पौधे हो गए, जानवर हो गए, इनके भी जीवाश्म मिल जाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं जो ये आग्नेय शेल और अवसादी शेल होते हैं, मतलब इंगिस शेल और जो ये आपका है सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, ये उच्च ताप और दाब के कारण कार्यांतरित शेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में और चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसकी इमेज है, ये इस तरीके से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब शैल हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। जो कठोर शैल का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर जो हम पिट्ठू खेलते थे, या स्टापू, किटकिट, गिट्टी, 5 पत्थर आदि। अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसी आदि से पूछकर कुछ अन्य खेलों की जानकारी प्राप्त करें। चलिए, ये आपको टॉपिक समझ में आ गया। 2 टॉपिक हमने पढ़े हैं यहाँ पर। पहला तो ये जो इसकी अंदर है ये क्या क्या होता है। दूसरा चीज ये क्या है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशनिक क्रस्ट, ये समझ में आ गया आपको। अब यहाँ पर ये जो रॉक्स हैं, रॉक्स के 3 टाइप्स होते हैं। इग्निश होता है, सेडिमेंट्री होता है एंड मेटामॉर्फिक होता है। अग्नेय शैल, अवसादी शैल और कायांतरित शैल जिसको हम कहते हैं। अग्नि शैल जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, जिसको हम इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं और दूसरा जो होता है वो होता है एक्सट्रूसिव रॉक्स होता है। ठीक है, ये समझ में क्लियर हो गया आपके अच्छी तरीके से। ये पूरा इसी का ही है। अब आगे देख लेते हैं। ये आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दिशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाती है। एक शैल से दूसरी शैल में परिवर्तन होने की इसी प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस शैल अग्नि शैल बन जाता है और ये अग्नि शैल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर अवसादी शैल का निर्माण कर देता है। ये 2 आपको समझ में आ गए थे। ताप और दाब के कारण ये अग्नि और अवसादी शैल कायांतरित शैल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप और दाब के कारण कायांतरित शैल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस अग्नेय शैल में परिवर्तित हो जाता है। मतलब ये इसका एक चक्र है। चक्र कैसे है कि पहले यहाँ से लावा निकला, लावा निकलने के बाद ये अग्नेय शैल में बन गया। मतलब जो ठोस रॉक्स होते हैं बड़े बड़े, ये आगे लुढ़कते हुए आए, टूटे, टकराए, इनसे छोटे छोटे रॉक्स बन गए जिनको अवसाद बोला। अब ये अवसाद ये दोनों ही पिघलकर अवसादी शैल बन गए। ठीक है, उसके बाद ये लिक्विड यहाँ पर तैयार होता है, फिर ये होता है। तो मतलब ये एक तरीके से ये पूरा चक्र है जो कि घूमता ही रहता है। शैल पदार्थ विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कि कोयला, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योगों, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और इनसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। एक बार हमारी ये ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब कवर करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे ये अभी आपकी क्लास 7 की मॉर्निंग में क्लास हो रही है। क्लास 6 की ज्योग्राफी का भी मैंने सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ाया है। जो क्लास 6 की ज्योग्राफी है उसकी क्लास भी मैं इवनिंग में 5 बजे स्टार्ट करने वाली हूँ।
ठीक है। शाम को 5 बजे आपकी उसकी इवनिंग में की क्लासेस होगी ज्योग्राफी की। क्लास 6 की शाम को 5 बजे होगी और क्लास 7th की आपकी जो ये क्लास होगी ये सुबह 11 बजे होगी। 11 से 11:30 के बीच में कभी भी आपकी वीडियो आ सकती है। कभी 11 बजे भी आ जाती है, किसी रीजन की वजह से लेट हो जाता है, लेकिन आपकी क्लास होती है मॉर्निंग में ही है। चलिए, आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इसको रिवाइज जरूर करना पढ़ने के बाद और नोट्स जरूर बनाना, तभी आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आप इसे भूलेंगे नहीं। ठीक है। चलिए, होप सो वीडियो अच्छी लगी है आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक भी करिए और शेयर करिए। जो लोग इसकी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएसटी का कंटेंट जिनको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, तो ये यहाँ पर आपको सारा कंटेंट बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।